अभी तक कंसोलिडेशन में हम लोग क्या क्या किया कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, जिस दिन होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी में कंट्रोल आ जाता है उस दिन हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन। बट डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले भी तो कंपनी ऑपरेट कर रहा होता है और उसके बाद भी ऑपरेट करता है, तो उससे पहले के पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री एक्विजिशन पीरियड, और उसके बाद के पीरियड को पोस्ट एक्विजिशन पीरियड अपन बोलता है। तो प्री एक्विजिशन पीरियड का जो भी कैपिटल प्रॉफिट होगा प्री एक्विजिशन पीरियड में, यदि कोई भी कैपिटल प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी को होता है, देन उसका ट्रीटमेंट क्या करना है प्री एक्विजिशन में। प्री एक्विजिशन पीरियड में इफ कोई भी कैपिटल प्रॉफिट होता है, देन उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, इट विल बी रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। एंड जिस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन है उस दिन सबसे पहला काम क्या करना है, होल्डिंग परसेंटेज देखना है कि माइनॉरिटी का कितना है और पेरेंट कंपनी का परसेंटेज कितना है। ठीक है, कौन कितना परसेंट होल्ड करता है सब्सिडियरी कंपनी में। नेक्स्ट क्या करना है, सबसे पहले जिस कंपनी को एक्वायर किया है, जिस दिन एक्वायर किया है उस दिन उस कंपनी का नेटवर्थ कितना है। नेटवर्थ कैसे निकलता है, उल्टा क्यों बोलता है सर, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, या फिर टोटल ऑफ एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी। क्लियर है। बट ये हमेशा और हमेशा हम लोग क्या कंसिडरेशन करते हैं इसके अंदर में, मार्केट वैल्यू को कंसिडर करता है, ये ध्यान रखना। इफ मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ देन हम लोग बुक वैल्यू को ही फॉलो करेगा। इज इट क्लियर यहाँ तक। देन एक बार पता चल गया कि डेट ऑफ एक्विजिशन में कंपनी का, जिस कंपनी को हम एक्वायर कर रहे हैं उसका नेटवर्थ कितना है, उसके बाद क्या करना था, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना था। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। सपोज हमने ज्यादा पे किया है और नेट एसेट हमारे पास कम आ रहा है, दैट मीन्स गुडविल, और रिवर्स है तो कैपिटल रिजर्व। ये वाला केस था। माइनॉरिटी के केस में माइनॉरिटी को बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे, शेयर होल्डर फंड के अंदर में अलग से माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल के शो करेंगे। क्लियर है। माइनॉरिटी को क्या क्या मिलता है, शेयर इन शेयर कैपिटल, शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ये तीनों चीज ही तो माइनॉरिटी को मिलता है। शेयर कैपिटल में उसका हिस्सा, ठीक है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स में उसका हिस्सा, एंड देन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स में उसका हिस्सा, ये वाला चीज मिलता है। नाउ शेयर कैपिटल का मतलब क्या है यहाँ पे, क्या शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों लेगा क्या, होल्डिंग कंट्रोल चेक करने के लिए। इक्विटी प्लस कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स भी तुम्हारा इक्विटी का पार्ट बनेगा, ये ध्यान में रखना है। इज इट क्लियर। ये तो था बेसिक कि गुडविल कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना है, कि हमेशा क्या होगा कि होल्डिंग कंपनी यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने सर्टेन स्टेप्स है। कोई बुलाया मेरे को, ठीक है। उसके बाद में और अपन ने क्या सीखा था, वो रीवैल्यूएशन वाला पॉइंट याद में है कि कैसे कैसे करना है, वो दिमाग में रखना, क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर में। उसके बाद एक डिविडेंड वाला पॉइंट सीखा, डिविडेंड कौन सा पैसा से दे रहा है उस पर फर्क पड़ता है। इफ डिविडेंड इज गिवन आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट देन इट इज कंसीडर्ड एज कैपिटल प्रॉफिट एंड इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इफ इट इज गिवन फ्रॉम द रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो इसको हम लोग क्या मानता है, रेवेन्यू प्रॉफिट से ट्रीट करेगा। इज इट क्लियर। वो एक डिविडेंड का ट्रीटमेंट था। देन एक पॉइंट लिखा था हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट के केस में कि माइनॉरिटी लॉसेस कितना रुपीस तक बियर करता है, जितना उसका शेयर है। इफ उससे ज्यादा लॉस उसको बियर करना है तो क्या होगा, द एक्स्ट्रा लॉस विल बी बोर्न बाय द पेरेंट कंपनी। ठीक है। फिर वापस जब कंपनी में प्रॉफिट होगा, जितना पेरेंट कंपनी ने बियर किया था पहले उनको मिलेगा, उसके बाद में एज पर द रेशियो हम लोग क्या करेगा, शेयर करता जाएगा। और उसके बाद में था
कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का कंपलसरी नहीं है। किस कब कब तो क्या पॉइंट्स था वो? पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, खाली टाइम में टाइम वेस्ट कर लो, लेकिन ऐसे नहीं कॉपी में जितना पेज लिखा हुआ है उसको एक बार दो बार चार बार फोकस से पढ़ ले। यही तो कमी है एक एवरेज स्टूडेंट और अच्छा स्टूडेंट। ये तो होल्ड का बात हो गया, गलत बताया तुम। ट्रस्टी लीगल रिप्रे, ये तो मैंने ये बोला, ये तो वो वाला क्वेश्चन हो गया कि सब्सिडियरी कंपनी नॉर्मली होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, बट उसके सर्टेन एक्सेप्शंस है कि एज ए ट्रस्टी, एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप बिल्डअप होने से पहले, ये तो वो वाला क्वेश्चन था। बट किस कंडीशन में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है? जब ऑल द स्टेक होल्डर्स को हम लोग इन राइटिंग इंटीमेट कर दें और हमारे पास प्रूफ है कि उनको ये इंफॉर्मेशन कन्वे हो चुका है, उनका तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, उस कंडीशन में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाओगे तो चलेगा। ये वाला क्वेश्चन था या नहीं था? अच्छा वो तो डायरेक्ट बुक से लिखा था अपन। देन उसके बाद और क्या था? यदि इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी सारा फाइल कर दे, जैसे मैंने बताया ना, ए बी सी, ए इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ बी कंपनी, डी इज द होल्डिंग ऑफ सी। इफ ए सब कुछ फाइल कर रहा है तो बी को फिर से फाइल करने का जरूरत नहीं है। और क्या था? स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ना ही इंडिया में, ना ही कहीं बाहर है, ना ही इंटेंडेड टू बी लिस्टेड है। इंटेंडेड टू बी लिस्टेड का मतलब क्या है? कि कोई इंटेंशन भी नहीं है कि हम लोग उसको लिस्टिंग करवाएगा। उस कंडीशन में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने का जरूरत नहीं है। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, भूल काहे जाते हो? पढ़ते नहीं हो तो भूलेंगे, रिवाइज नहीं करते हो। खाली बैठा तो पढ़ सकता था ना। जितना बार एक चैप्टर को खोलेगा उतना ज्यादा उसका रिदम आएगा। लॉजिक्स पहला बार में सिर्फ समझ में ऐसे लगता है, समझ, जितना बार पढ़ेगा उतना बार तुमको एक डिफरेंट लॉजिक क्लिक करेगा, एंड उस लॉजिक से तुम्हारा स्टोरी इतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो जाएगा कि उस चैप्टर से तुम सच में प्यार हो जाएगा उस चैप्टर से। लेकिन तुम खोलेगा ये एक बार या दो बार या तीन बार, उससे तो नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे एवरी टाइम पॉइंट इंक्रीज ही होगा ना। अब लास्ट क्लास में जो किया था उससे ज्यादा ही आज आगे चले जाएंगे अपन, तो फिर एक नया पॉइंट आ जाएगा। आज मैं तुम लोग को बताऊंगा कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन क्या होता है। क्या था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम? वो पेरेंट और बच्चा वाला ही था ना। अपस्ट्रीम हो गया बच्चा पेरेंट को देता है और डाउनस्ट्रीम पेरेंट बच्चा को देता है, गुड सेल करता है, ठीक है। तो उसका आज हम बताएगा, फिर तुम लोग पुराना रिवाइज नहीं करेगा डिविडेंड में क्या होता था क्या नहीं होता था। सबसे पहले स्टेप्स है इसका, इट्स जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स। ये सबसे पहले ही देख लो कि किस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन है। उस दिन सबसे पहला काम है मुझे सब्सिडियरी कंपनी का नेटवर्थ कैलकुलेट करना है। बाटा बाटी सब कुछ बाद में, पहले उसका नेटवर्थ कैलकुलेट करना है, उसके बाद में जाके एक एडजस्टमेंट करना है। बैलेंस शीट बनाना इज नॉट ए रॉकेट साइंस, क्वेश्चन खुद देता है तुम लोग को बैलेंस शीट, उसको तो बस प्लस कर देना है विद द चेंज्ड वैल्यूज, और तो कुछ करना ही नहीं है। शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट तो एग्जाम पेपर में रहता है, तो ऐसा भी नहीं है कि शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट याद करके जाना है, वो तो क्वेश्चन पेपर में रहेगा ही। यदि तुम्हारा इस क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो कोई ना कोई क्वेश्चन में तो शेड्यूल 3 बना हुआ ही रहेगा, तो बस आपको छापना है उसको। उसमें कौन सा टाइम है, मेन तो एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो देखो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था कि माइनॉरिटी का लॉसेस यदि एक्सीड कर जाए देन पेरेंट कंपनी बियर करेगा, फिर प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, पहले हम लोग पेरेंट कंपनी को देगा, फिर बाद में आफ्टर सेटिंग ऑफ ऑल द लॉसेस व्हिच वाज अर्लियर बोर्न बाय द पेरेंट कंपनी, वो पूरा नील होने के बाद में क्या होता है, माइनॉरिटीज को मिलेगा। उसके ऊपर एक क्वेश्चन है अपने पास में, नंबर 4।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए लिमिटेड एक्वायर्ड 70% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 11 ईयर के स्टार्टिंग में। डेट ऑफ एक्विजिशन, दिमाग में कंसोलिडेशन चैप्टर आते ही कैसे पता चलेगा? पहला 2 लाइन, लास्ट का 2 लाइन। पहला 2 लाइन से क्लिक नहीं हो रहा कौन सा चैप्टर है, तो लास्ट का 2 लाइन देख लो। माइनॉरिटी वर्ड आते ही मतलब क्या है? कंसोलिडेशन। लिख भी दिया नीचे, फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। तो यानी ये क्वेश्चन कंसोलिडेशन चैप्टर से एग्जाम में क्लिक हो गया। अब एग्जाम में एक बार पता चल गया कंसोलिडेशन चैप्टर आया है क्वेश्चन, तो बस ये देख लेना कि कंसोलिडेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला था या फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने बोला है। क्लियर है? ये तो क्वेश्चन कुछ नहीं है वैसा, बट एग्जाम में आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना उसको कि हाँ मेरे को बैलेंस शीट बनाना है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। बट जो भी आए उसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए? डेट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। उस दिन मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले नेटवर्थ ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी। बोलो, ऐसे नहीं बोलोगे तो उड़ जाएगा चैप्टर। क्या निकालना है? डेट ऑफ एक्विजिशन में सबसे पहले क्या कैलकुलेशन करना है? नेटवर्थ ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी। तभी हम बांट सके, तभी हम लोग क्या निकाल सकेगा। इफ हमने नेटवर्थ नहीं निकाला तो हम लोग क्या कैलकुलेट नहीं कर पाएगा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं कैलकुलेट कर पाएगा हम लोग। ठीक है, दैट इज गुडविल और कैपिटल रिजर्व नहीं निकाल सकता। जब तक तुमको नेटवर्थ ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी नहीं पता, तुम बांट नहीं पाएगा होल्डिंग माइनॉरिटी में कितना जाएगा। और एक बार वो नहीं बांटा तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा बिजनेस में गुडविल आना चाहिए या फिर कैपिटल रिजर्व आना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे बोला 1 अप्रैल को एक्वायर किया था 70%, तो यानी होल्डिंग का 70 हो गया और माइनॉरिटी का 30% at a cost of 10 lakh. When B Limited had an equity share capital of 10 lakh and reserves in surplus of rupees 80,000, यानी जिस दिन हमारा एक्विजिशन हुआ है उस दिन सब्सिडियरी कंपनी का नेटवर्थ कितना है? 10,80,000। व्हेन आई से नेटवर्थ मतलब पूरा नेटवर्थ चाहिए। व्हेन आई आस्क शेयर कैपिटल तो बोलो शेयर कैपिटल इतना था। ठीक है, 10,80,000 was the net worth of B Limited। ये 10,80,000 किस में बटेगा? A लिमिटेड एंड माइनॉरिटी। A लिमिटेड के पास कितना आ जाएगा? कितना? 7,56,000 और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना? 3,24,000। ये तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बांट देंगे। तो मुझे ये बताओ ए लिमिटेड का गुडविल आ रहा है या कैपिटल रिजर्व आ रहा है? यहां तक डाउट गुडविल निकालने में? मिनिमम गुडविल निकालने में डाउट? 2,44,000 इज गुडविल। क्लियर है? गुडविल निकाल लिया। अब आपसे आगे देखो क्या बोला, इन द 4 consecutive years। अब यहाँ पे सोचो मेरे पास में इफ मैं बात करूं, एक है होल्डिंग और एक है माइनॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट तुम लोगों ने बताया 10,80,000 का 30%, 3,24,000। और होल्डिंग का कैपिटल तो चलो अलग ही है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी तो खुद ही कंसोलिडेटेड बनाएगा ना, वो तो अपना कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस अलग अलग लिखता है। लेकिन क्या माइनॉरिटी में भी हम अलग करते हैं क्या सब डिवीजन, कि माइनॉरिटी का शेयर कैपिटल इतना, रिजर्व्स एंड सरप्लस इतना? वो तो नहीं करते। माइनॉरिटी का तो टोटल वैल्यू रहता है। वेयर एज होल्डिंग के केस में क्या रहता है, उसका कैपिटल तो कैपिटल में जाएगा, शेयर कैपिटल में, और रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। यहाँ पे आपसे एक तो पहले क्या पूछा था, तो मेरा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना निकला? इन्वेस्टमेंट कितना है? 10 लाख। और नेट वर्थ में कितना मिला तुम लोग को? तो ये आ गया गुडविल कितना? 2,44,000 का गुडविल निकाल दिया हमने। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछा था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल दिया। ठीक है, ईयर 1 का। अब एवरी ईयर पूछ लिया,
एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन। अरे हर साल के एंड में तो ये तो सेम ही रहेगा, अब ये थोड़ी ना बार बार बदलेगा, ये तो उतना ही रहेगा। एवरी ईयर के एंड में हमने बैलेंस शीट में गुडविल इतना ही आ रहा होगा। माइनॉरिटी है 3,24,000 और होल्डिंग कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस में कितना हिस्सा मिला था? रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस 80,000 था, उसका 70%, तो 50, क्योंकि होल्डिंग कंपनी कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस अलग अलग दिखाता है ना। अरे 756 में हम अलग अलग कर सकते हैं ना, एक कैपिटल हो गया और एक रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। तो रिजर्व एंड सरप्लस वाज 56, बाकी बचा हुआ तुम्हारा कैपिटल है। क्लियर है? ये तो हुआ 1 अप्रैल 2011 का बात। अगला 4 साल क्या हुआ? इन द 4 consecutive years B Limited fared badly and suffered losses of इतना 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 इन thereafter। 4 साल में ये हुआ। तो पहला साल में 2.5 लाख का नुकसान है, ये 2.5 लाख का नुकसान क्या होगा? बटेगा दोनों में, 70% तो मिल जाएगा इसको। ना 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 ना, एवरी ईयर दिखाना है, ईच ईयर। तो 75,000, फिर उनका बैलेंस रह जाएगा माइनॉरिटी में कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दोनों है। देखो एक चीज क्लैरिफाई करता हूँ, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है, जब बैलेंस शीट बनाते हो होता है शेयर होल्डर फंड, होल्डिंग कंपनी बैलेंस शीट बनाएगा कंसोलिडेटेड, तो उसके अंदर वो क्या लिखता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनॉरिटी। लेकिन माइनॉरिटी के पास कितना कैपिटल है वो अपने पास अलग करके क्यों दिखाएगा? वो तो अपना शेयर कैपिटल दिखाएगा ना, और रिजर्व एंड सरप्लस अलग कर देगा। तो माइनॉरिटी में तो दोनों अमाउंट ऐड करके आएगा, वेयर एज उसके लिए रिजर्व एंड सरप्लस वाला अलग और कैपिटल अलग चला जाएगा। तो ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं लॉसेस का, ये कहाँ जाएगा? होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस में तो जाएगा। तो ये उसका रिजर्व एंड सरप्लस का तो बैलेंस है, और ये इसका टोटल माइनॉरिटी का बैलेंस है। माइनॉरिटी अपना अलग से ही दिखाता है, अपन दिखाता है माइनॉरिटी का इतना टोटल वैल्यू, माइनॉरिटी कुछ नहीं दिखाता। तो अब देखो ठीक है, यहाँ पे बस उस एक बार के लिए मैंने क्या किया था, टोटल 756 को टोटली दिखा दिया। प्रैक्टिकली 756 नहीं दिखाना होता है, जितना हमने अभी दिखाया उतना दिखाना होता है 56,000। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने को तो क्या करना है? प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला साल लॉस हुआ, ठीक है, लॉस हुआ कितना? 2,50,000 का, 250 का लॉस, 70% इसको, 30% इसको। ठीक है, तो इनका बैलेंस इतना बचेगा। इसको थोड़ा सा ठीक ही कर लेते हैं क्या, फिर कंफ्यूजन होगा। कितना था? 56 था ना, तो ये कितना आ गया? हाँ जाने दो, लॉस तो हो ही सकता है बिजनेस में। हाँ, क्योंकि माइनॉरिटी को सेग्रीगेट क्यों करेगा होल्डिंग कंपनी कि माइनॉरिटी का कैपिटल इतना है, रिजर्व एंड सरप्लस इतना है? वो तो बाहर वाले लोग है ना, मैं तो सिर्फ अपने हिस्से की बात करूंगा अपनी कंपनी में कि मेरा कैपिटल इतना है और रिजर्व एंड सरप्लस इतना है। बाहर वाले का तो टोटल करके दिखाऊंगा ना कि मुझे बाहर वालों को इतना टोटल देना है। माइनॉरिटी इज व्हाट? दीज आर द आउटसाइडर पार्टीज, जिनको टोटल कितना देना है बस उससे मतलब है, उसका सेग्रीगेशन नहीं होता कि कैपिटल उनका इतना है और रिजर्व एंड सरप्लस इतना है। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद आगे चलेंगे, तो आगे क्या हुआ? फिर से लॉस 4 लाख का, तो ये भी क्या होगा? 70-30 में बांट देंगे। 70-30 में बांटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये 3,99,000 का लॉस, राइट। और अभी भी माइनॉरिटी का कुछ बैलेंस है। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? लॉस हुआ 5 लाख का, लेकिन अभी देखो क्या हो गया, इतना लॉस हो गया कि माइनॉरिटी नेगेटिव में जा रहा है, और माइनॉरिटी कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता।
माइनॉरिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, तो क्या करना पड़ेगा? लॉ का प्रोविजन क्या बोल रहा था? पेरेंट कंपनी बियर करेगा, तो इसीलिए क्या लिखा? लॉस इन एक्सेस टू बी बॉर्न बाय ए लिमिटेड, तो उसमें से 0 हो गया, और यहाँ ये बियर कर रहा है, ये बियर कर रहा है उसका लॉस। समझा या नहीं समझा? ठीक है, अब आगे क्या बोला? फिर आगे जाके देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इन 1516 बी लिमिटेड एक्सपीरियंस टर्न अराउंड एंड रजिस्टर्ड एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 50,000। उससे पहले 1,20,000 का और नुकसान है। देखो 4 ईयर है, 1 2 3 4, 2,50,000, 4 लाख, 5 लाख, 1,20,000, तो हमें सबको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। 2,50,000, 4 लाख, 5 लाख, 1,20,000। ठीक है, जब ये बांटोगे तो तुम्हारा क्या हो रहा है? फिर से माइनॉरिटी नेगेटिव, लेकिन माइनॉरिटी का तो कोई बैलेंस ही नहीं है हमारे पास, तो ये नेगेटिव बैलेंस कौन बियर करेगा? पेरेंट कंपनी। ठीक है, होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी को 36,000 बियर करना पड़ेगा। अभी ये आ जाएगा 854, और ये बैलेंस हो जाएगा 8,90,000। अब देखो 15-16 में प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट पहले तो हम एज पर जो नॉर्मल रेशियो वैसे बांट दिए, 70% पेरेंट को मिल गया और होल्डिंग बाकी 30% माइनॉरिटी को दे दिया। लेकिन अब यहाँ होल्डिंग क्या बोलेगा? आप 15,000 ऐसे कैसे लेके जा रहे हो? मैंने आपके लिए लॉस बियर किया है। कितना बार बियर किया? एक तो यहाँ बियर किया ये वाला लॉस, और एक ये वाला लॉस बियर किया मैंने आपका। तो पहले उतना पैसा मुझे मिलना चाहिए, यानी पहले 57,000 पेरेंट कंपनी को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये 15,000 किसको मिल जाएंगे? फिर इसको मिल जाएगा, इसका हटा देंगे हम लोग, तो इसका बैलेंस अभी भी 0 है। ठीक है, और होल्डिंग का क्या हो जाएगा? 890 माइनस 50, 8,40,000 का बैलेंस। फिर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो क्या करना पड़ेगा? 70-30। लेकिन क्या सारा का सारा लॉसेस सेट ऑफ हो गया क्या? होल्डिंग कंपनी ने माइनॉरिटी के बिहाफ में कितना बियर किया था? कितना बियर किया था बताओ? टोटल 57 बियर किया था, उसमें से माइनॉरिटी ने उसको कितना चुका दिया? अभी भी कितना है? 42,000। अभी उसको हिस्सा मिला है 30,000, तो ये उसके पास रहेगा क्या? पेरेंट को ही मिलेगा ये, तो बोला लो 30,000 और चुका दिए, तो कितना बच गया? 12,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7,40,000। फिर नेक्स्ट ईयर 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ। 1,50,000 जब प्रॉफिट हुआ तो 1,05,000 70% मिल गया पेरेंट कंपनी को, एंड 45,000 माइनॉरिटी को मिल गया। लेकिन अभी भी शॉर्टफॉल है, इतना तो बियर करना पड़ेगा ना। 12,000 तो किसको मिलेगा? माइनॉरिटी में से पेरेंट को मिलेगा, तो दे दिया हमने प्रॉफिट एडजस्टेड अगेंस्ट लॉस बॉर्न बाय ए लिमिटेड अर्लियर, तो 12,000 उसको दे दिया, बाकी बचा हुआ किसके पास रहेगा? वो तो माइनॉरिटी के पास ही रहेगा। बस इस तरीके से हम लोग को बैलेंस निकालना होता है। 740 माइनस 6,23,000 नेगेटिव, और उसका 30,000 पॉजिटिव। ये पार्ट समझ में आया? 33 होगा। हाँ 33।
क्लियर है? ये इस तरीके से होता है, मतलब वो जो प्रोविजन लिखाया था ना लॉ में, वो ये वाला था कि जब भी आपका बिजनेस में लॉसेज होता है तो माइनॉरिटी का क्या है कि कभी भी उसका जितना शेयर है ना उससे ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता वो लॉस, वो उतना ही बियर करेगा। तो जो भी एक्सेस लॉस होगा दैट विल बी बॉर्न बाय द पेरेंट कंपनी। फ्यूचर में जब वापस प्रॉफिट होगा तो जितना लॉसेस पेरेंट कंपनी ने बियर किया है पहले तो उतना लॉसेस उनको दो, वो पूरा नील होने के बाद में माइनॉरिटी को मिलेगा। दैट इज द प्रोविजन ऑफ द लॉ। करो इस क्वेश्चन को, इलस्ट्रेशन नंबर 4 को। फैन बंद कर दो, तब क्या है कि ठंडा नहीं लगेगा। फैन माथा में रहेगा तो माथा दुखेगा ही, और एसी का रिमोट हमको दे दो। किया था, अरे वो मन से कान नहीं लगाया। हाँ, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। इवन और एक चीज कर सकता है, ये वाला ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जो होता है ना, इसको जो मिला है यहाँ तो अब दिखाने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि एक तरफ इन्वेस्टमेंट कैंसिल भी तो हो जाता है, सिर्फ नेट गुडविल या कैपिटल रिजर्व भी तो बुक्स में आएगा। अरे ठीक है, कर देगा। सोचो, ये होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट था, ठीक है? उसने क्या लिख के रखा हुआ होगा? इन्वेस्टमेंट इन, क्या नाम था क्वेश्चन में? बी लिमिटेड। कितना लिख के रखा था? 10 लाख रुपए का, राइट? अब जब कंसोलिडेशन हो जाएगा तो यहाँ पे उसका शेयर कैपिटल आएगा बी लिमिटेड का, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा। शेयर कैपिटल में कितना मिल रहा है उसको? 7 लाख, और रिजर्व्स एंड सरप्लस में 0.56। तब ये होल्डिंग कंपनी क्या करता है? होल्डिंग एंड सब्सिडरी को जब कंसोलिडेट करता है, इसको कट करता है, इसको इससे कट करता है, और बुक्स में क्या आ जाता है? गुडविल आ जाता है ना। कितना था गुडविल? 2 लाख। बस यही तो नेट वैल्यू रहता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, क्योंकि एक तरफ होल्डिंग कंपनी का बुक्स में लायबिलिटी दिख रहा है और एक तरफ एसेट है। खुद से ही पैसा लेना है और खुद को ही पेमेंट करना है, तो ये आपस में क्या हो जाता है? कैंसिल होके जो नेट डिफरेंस है, एक्स्ट्रा जो पे किया है, वही तो है गुडविल, तो वो शो करते हैं अपन। तो ये तो कैंसिल ही हो गया। तो यहाँ पे ये बैलेंस तो कुछ है नहीं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। वैसे देखे तो उसका रिजर्व एंड सरप्लस से तो कुछ रहा ही नहीं ना, सिर्फ गुडविल बुक्स में आया, और बाकी माइनॉरिटी तो एज इट इज रहता है। हाँ, शुरुआत से उसको पहले अलग से कैलकुलेट करके दिखाना, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। हाँ, गुडविल का कैलकुलेशन दिखाना, ये 2,44,000 कैसे आया है। हाँ, यहाँ पे 0 कर दो। हाँ, वो सेट ऑफ हो जाता है इन्वेस्टमेंट वैल्यू के साथ।
पहले वाला भी सही, ये भी सही, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा एग्जाम में। मेन तो आपका कंसेप्ट देखना चाहेगा कि जो लॉसेस होता है वो कहीं एक्सीड तो नहीं कर रहा माइनॉरिटी इंटरेस्ट से, तो एक्सीड होता है तब आप क्या करते हो उसका। ये है मेन कंसेप्ट इस क्वेश्चन का, और कुछ नहीं है। ये करने के बाद नंबर 5 करना है। 5 नहीं किया ना हमने? हाँ, 5 वो डिविडेंड वाला पॉइंट है, ठीक है। उसमें अजम्पशन है कि आपको भी अज्यूम करना है डिविडेंड आउट ऑफ पेड इज आउट प्री इक्वेशन या फिर पोस्ट इक्वेशन या फिर कुछ प्री है कुछ पोस्ट, वैसे अजम्पशन वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं है नंबर 5। हाँ देखो डिस्कस करते हैं आपको नंबर 5। H Limited acquired 3,000 shares in S Limited at a cost of 4,80,000। यानी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते स्क्रिबलिंग दिमाग में लाना चाहिए अपने को कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो किया है
4,80,000 रुपए का, ये तो उसका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ऑन 31st of July 2011, यानी दिस इज द डेट ऑफ एक्विजिशन। कैन आई से माय डेट ऑफ एक्विजिशन इज 31st of July 2011. The capital of S Limited consisted of 5,000 shares of ₹100 each. यानी जिस कंपनी को हम खरीद रहे हैं उसके पास टोटल शेयर्स कितने हैं? 5,000। उसमें से 3,000 तो हम लेके आ गए, मतलब कितने % लेके आ गए? 60%। यानी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग पता चल सकता है कि एच लिमिटेड के पास 60% और माइनॉरिटी के पास तुम अभी भी प्रैक्टिकल हम बोल रहे हैं, देखो प्रैक्टिकल चैप्टर्स को कमांड लाना है, भूल जाओ कि एक तरीका होता है, तरीका नहीं होता, उसका लैंग्वेज को ही समझना पड़ेगा तुमको। The profit and loss of this company for 2011 showed an opening balance of 1,25,000 and profit for the year was 3 lakh. At the end of the year, it declared a dividend of 40%. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है मेरे को, कि बोल रहा है at the beginning of the year, यानी 1st of April 11 से 31st of March 12 ये ईयर होगा, है ना। बोलता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना था? 1,25,000, राइट। एंड एट द ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना अर्न किया? क्या है, कैलेंडर ईयर है क्या? अच्छा, एज्यूम कैलेंडर ईयर, तो इसको कर देता है अपन 1st of January 11, 31st of December 11, ठीक है। ओपनिंग में बैलेंस कितना है? 1,25,000। उसके बाद में क्या बोला? एट द एंड ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना किया? पूरे साल भर का प्रॉफिट कमाया है हमने, ये तो पूरे साल भर का प्रॉफिट है ना। हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन कब है? यानी ये मेरा प्री पीरियड है, ये मेरा पोस्ट पीरियड है। कुछ बोला ही नहीं है, 3 लाख रुपए पूरे साल भर में कमाया, तो बांट दो यूनिफॉर्मिटी समझ के। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7 महीना प्री में और 5 महीना पोस्ट में। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 7, प्री पीरियड प्रॉफिट कितना होगा? और उधर ये है, ये आया समझ में कैसे किया मैंने? अब बोलता है ईयर एंड में वो डिविडेंड दे रहा है, ईयर एंड में 40% डिविडेंड दे रहा है, तो सब्सिडियरी कंपनी डिविडेंड दे रहा है। सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल है कितना? डिविडेंड अमाउंट कैलकुलेट करना हो तो टोटल शेयर कैपिटल ले लो या फिर फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ले लो, बात एक ही है। उसका टोटल शेयर कैपिटल है 5,000 इंटू 100, उसका 40% वो डिविडेंड दे रहा है। ध्यान रखना हमेशा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है। इज इट क्लियर? ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। तो डिविडेंड कितना आ गया? 2 लाख रुपए। क्लियर है? अब इस 2 लाख के अंदर में कुछ होल्डिंग को मिलेगा, कुछ माइनॉरिटी को मिलेगा ना। 60% होल्डिंग और बाकी माइनॉरिटी, तो 2 लाख का 60% मतलब 1,20,000। ये एच लिमिटेड को जाएगा और बाकी माइनॉरिटी को जाएगा 80,000। जो माइनॉरिटी को जाएगा वो चला जाएगा। अब देखो एच लिमिटेड को टोटल 1,20,000 मिल रहा है। सपोज ये 2 लाख का डिविडेंड क्या पूरा का पूरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से दे सकता है क्या? $2 लाख का जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये,
can this company give out of his or her post acquisition profit? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट उतना है ही नहीं तो देगा कहां से? 2 लाख का डिविडेंड देना है और तुम्हारे पास प्रॉफिट ही है 1,25,000, कैसे दे देगा 2 लाख का डिविडेंड? पॉसिबल नहीं है ना। बट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से तो दे ही सकता है, राइट? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से तो दे ही सकते हैं। सपोज हमने क्या किया, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया, ठीक है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से देंगे तो डिविडेंड मिले 1,20,000 इज अ कैपिटल प्रॉफिट। यदि 1,20,000 प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से अपन दे रहे हैं तो ये जो 1,20,000 होल्डिंग कंपनी को मिलेगा, होल्डिंग कंपनी अकाउंटिंग एंट्री क्या करेगा? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से यदि मिल रहा है तो होल्डिंग कंपनी क्या करेगा? 1,20,000 टू क्या चीज? हाँ, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया तुम्हारा इसका? ये वाला तुम चाहते हो इस पूरा 4,25,000 से ले ले, लेकिन यदि जब तुम 4,25,000 यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल से कम करेगा, दैट मींस तुमने इन द रेशियो ऑफ प्री एंड पोस्ट पैसा विड्रॉ किया हो। 1,25,000 बिगिनिंग में था, ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख कमाया, तो ईयर एंड में बैलेंस कितना होगा पीएल का? सेग्रीगेट करने से क्या फर्क है? तो तुम सोचो एक बार, कंसोलिडेशन नहीं बना के, तो सिर्फ सोचो सब्सिडियरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्सिडियरी कंपनी के पास ईयर के स्टार्टिंग में इतना प्रॉफिट था, ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख कमाया, तो ईयर एंड में बैलेंस कितना होगा? 4,25,000। वो तो कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेग्रीगेट करते हैं ना। तो फिर अगर हम लोग देखें कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पोस्ट में तो सिर्फ 1,25,000, वो तो कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू ना। सब्सिडियरी कंपनी यहाँ पे इस डेट में क्या कर रहा है? डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि कौन सा पैसा से डिविडेंड डिक्लेयर कर, तो ये एजम्पशन है और कुछ नहीं है। पहली एजम्पशन मैंने क्या माना कि पूरा का पूरा प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, वहां से दे रहा है, ठीक है, ले सकते। इवन ये भी बोल सकता हूं कि करंट ईयर का प्रॉफिट से डिविडेंड दे रहा है पूरा। ये प्रीवियस ईयर प्रॉफिट हुआ, ओपनिंग बैलेंस मतलब प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, और ये मेरा करंट ईयर प्रॉफिट। तो करंट ईयर प्रॉफिट यूज करके भी तो डिविडेंड दे सकता हूँ ना मैं, या नहीं दे सकते? दे सकते हैं अपन। तो अच्छे से बताना कि अकाउंटिंग एंट्री, पहले तो सोचो कि डिविडेंड इज अ कैपिटल प्रॉफिट। अज्यूम करता हूं मैं डिविडेंड इज अ कैपिटल प्रॉफिट फॉर द होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी क्या एंट्री करेगा? तो इन्वेस्टमेंट इन किसमें था? एस लिमिटेड। 1,20,000 एक एंट्री ये हो सकता है। ये तो कब है? जब उसके लिए कैपिटल प्रॉफिट है, तो यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से कैपिटल प्रॉफिट माइनस होगा 1,20,000 का, तो नेट इन्वेस्टमेंट कितना? 3,60,000, ठीक है। अब उसके बदले में नेटवर्थ कितना है, कितना मिल रहा है मेरे को? जो कौन करेक्ट निकालेगा ये? गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैसे निकालोगे? और गुडविल तो निकाल ली, 1,05,000 क्या निकाला? गुडविल बिना बांटे। क्या चीज बिना बांटे? डिविडेंड बिना बांटे 1,05,000। अरे डिविडेंड तो देना ही होगा, बिना बांटे कैसे होगा? 1,20,000। क्या बोल रहे हो? नहीं समझ में आया।
65,000। छोड़ो, सुनो मेरा बात, तुम लोग ऐसे नहीं, इस तरीके से सुनो और समझो। पेज चाहिए, कहाँ डालूं मैं? अच्छे से समझना, एजम्पशन है सब कुछ ना, सारा खिला यहाँ डिविडेंड कहाँ से दे रहा है नहीं पता। 1 जनवरी नंबर 5 2011 से लेके ये डेटा आपके पास में है 31 दिसंबर 11। इधर में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है 1,25,000। ईयर एंड में हम क्या कर रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं। ईयर एंड में डिविडेंड दे रही है कंपनी कितना रुपए का, 2 लाख रुपए का। तुमने कैलकुलेट किया ना, 2 लाख का डिविडेंड दे रही है। पूरे साल भर में प्रॉफिट फॉर द ईयर 3 लाख रुपए है। क्लियर है? एक्विजिशन कब हो रहा है? 1 जुलाई, 31 जुलाई। तो ये मेरा 7 months फ्री पीरियड है ना, एंड 5 months पोस्ट पीरियड है, राइट? अब कंपनी डिविडेंड दे रही है जिस दिन एच लिमिटेड की बुक्स में क्या होगा, पहले तो मैं एच लिमिटेड से जिस दिन एच लिमिटेड ने जिस दिन इन्वेस्टमेंट किया था एंट्री क्या किया होगा, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपए इन्वेस्ट किया था? 4,80,000। 60% stake acquired in S Limited। ये ठीक है। अब हमें इतना पता है डिविडेंड 2 लाख मिलने वाला है, ठीक है। ये डिविडेंड होल्डिंग को मिलेगा एंड माइनॉरिटी को मिलेगा, यानी होल्डिंग कंपनी को 1,20,000 मिलेगा और 80,000 माइनॉरिटी को मिलेगा। माइनॉरिटी का अकाउंटिंग से हमें लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम है 1,20,000 का क्या करना है, तो उसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि ये 2 लाख रुपए का जो डिविडेंड है कौन से पैसे से मिला है, करंट ईयर के प्रॉफिट से है ना क्या है। इफ आई से assumed dividend is given out of current year profit। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 3 लाख रुपए वहां से दिया। करंट ईयर प्रॉफिट से यदि वो देगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 लाख रुपए तो गया, बचा कितना? 1 लाख। अच्छा समझना, अभी तक हुआ नहीं हो, एक पॉइंट शायद क्लिक किया होगा। 1 लाख को तो प्री और पोस्ट में बांटना ही पड़ेगा ना, कितना आ जाएगा? 58,333। ये इतना प्रॉफिट रह गया यहाँ। अब ये जो 2 लाख यूज किया है वो भी तो इन द रेशियो 7:5 यूज हो रहा है।
अरे ये जो 2 लाख आप करंट ईयर का प्रॉफिट में से यूज कर रहे हो, ये भी तो 7:5 का ही हक है या नहीं? ये 7:5 में। अरे ये पूरा का पूरा आप ऐसे ही तो बांटते हो ना 7:5 में। तो आप इसको जब यूज कर रहे हो तो ये 2 लाख भी तो इन द रेशियो यहीं से निकल रहा है, आप स्पेसिफिक एक जगह से निकाल ही नहीं सकते। तो ये 2 लाख को भी आपने 7:5 में निकाला, कुछ प्री पीरियड से निकाला और कुछ पोस्ट पीरियड से निकाला। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 लाख रुपए का डिविडेंड है, राइट? कहाँ से लिया हमने? प्री और पोस्ट दो जगह से ले रहे हो। प्री से कितना है? 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 7, 1,16,600 एंड ये यहां से लिया हमने 83,333, ये यहां से लिया 2 लाख, ठीक है? इसी तरीके से लिया होगा 2 लाख रुपए होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी। टोटल डिविडेंड तो ऐसे ही बटेगा मेरा, तो 1,16,667 का 70%, सॉरी 60% था ना, इसको 70,000 और ये, अरे आएगा पदवा आएगा। ये 50,000 अरे टोटल करोगे तो हो गया ना, 70 और 50 1,20,000 हुआ या नहीं हुआ? 60%, 40%, 60%, 40%, नहीं आया। 1,16,667 का 60%, 70,000.2 आ तो रहा है। अरे देखो अल्टीमेटली तो 1,20,000 ही मिलना था ना, तो मिल गया ना, देखो 1,20,000 और इसको 80,000 मिलना था, माइनॉरिटी को मिल रहा है 80,000। अब जितना प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है ये क्या है? और ये क्या हो गया? तो कैपिटल प्रॉफिट का अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? राइट, इसका अकाउंटिंग क्या करेगा अपन? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, और इसका क्या करेगा अपन? इन दोनों को मर्ज करके कैन आई डू वन अकाउंटिंग? डिविडेंड मिल रहा है 1,20,000 टू जो कैपिटल इन नेचर है वो तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाएगा 70,000, और जो रेवेन्यू इन नेचर है वो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। हाँ, अब जो प्री पोस्ट का भी जो है उसको हम लोग कर दिया 60-40 के रेशियो में। ये पहला एजम्पशन मैंने क्या लिया? डिविडेंड इज गिवन आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। जब तुम करंट ईयर का प्रॉफिट लेगा तो करंट ईयर का प्रॉफिट पहले से सेग्रीगेटेड नहीं है, प्री का कितना है, पोस्ट का कितना है। तो हमने पूरा एक साथ में 2 लाख उठाया, यानी कुछ यहाँ से उठाया होगा और कुछ यहाँ से उठाया होगा ना। तो जो यहाँ से उठाया है वो तो कैपिटल है, और जो यहाँ से लिया है वो क्या है? रेवेन्यू है।
अभी देखो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल सही होगा क्या? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, एक तो शेयर कैपिटल मिला है, कितना का था शेयर कैपिटल? 5 लाख 5 लाख का 60%, 3 लाख, ठीक है। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना था? प्लस 58,333 कौन करेगा? 1,83,000 अरे ये तो 1 लाख को बांटा था ना, यहाँ जो बचा हुआ पैसा है आफ्टर गिविंग डिविडेंड, पूरे साल भर में 3 लाख कमाया, उसमें से 2 लाख डिविडेंड दे दिया, बचा 1 लाख। तो उस 1 लाख को भी तो 7:5 में बांटना पड़ेगा ना। कुछ प्री से रिलेटेड है, कुछ पोस्ट से है, तो ये वाला तो प्री में ही रह गया, तो 58,333 ये भी तो आ गया। तो 183,333 उसका 60%, 1,10,000। टोटल 4,10,000 आपको मिल रहा है, माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट बोले तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना था? 4,80,000। 60% ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। मेरे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है? 1,25,000 प्लस 58,333, इसका 60% ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अरे राजा इधर देखो, इधर 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 क्या रह गया? इस दिन शेयर कैपिटल है उसका 5 लाख, यही है। और इस दिन रिजर्व एंड सरप्लस कितना होगा? 1,25 प्लस 58,333, इस दिन तो यही पोजीशन है, तो उसका ही 60% मिलेगा। मिल गया। तो नेट इन्वेस्टमेंट कितना? 480 माइनस 70,000। Oh my God! There is no goodwill or capital reserve. जय हो माँ, जय हो तुम्हारी। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट को कम किया या नहीं किया? ऐसे क्यों? समझ में आया? रिकैप कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में तो आया भैया। हाँ? क्योंकि देखो करंट ईयर प्रॉफिट आप प्री लेंगे तभी बताऊंगा। इफ हम लोग माने कि सिर्फ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, तब क्या होगा वो भी बताता हूँ। इसलिए मैं प्रॉपर्ली सब कुछ ड्राफ्ट किया कि समझो कि मैं फिगर्स कहाँ से क्या लेके आ रहा हूँ। A small question is always a dangerous question. Always. अरे देखो फिर से समझो मेरे साथ कि तुमको बोला गया है कि 1 जनवरी 11 को पीएल का बैलेंस इतना था। पूरे साल भर में एस लिमिटेड ने कमाया है 3 लाख रुपए, राइट? और ईयर एंड में आके वो डिविडेंड दे रहा है। अभी डिविडेंड कहां से दे रहा है नहीं पता, तो पहला एजम्पशन हम यही मानेंगे कि करंट ईयर का प्रॉफिट से दे रहा है। इफ वो करंट ईयर का प्रॉफिट से दे रहा है तो करंट ईयर का प्रॉफिट ये कोई 12 महीना थोड़ी ना प्री एक्विजिशन है या पोस्ट एक्विजिशन है, इसमें तो कुछ खेली मेली है ना। ये सारा का सारा पोस्ट एक्विजिशन होता तो टेंशन ही नहीं था ना, बट इसमें तो कुछ प्री है और कुछ पोस्ट है, यानी 7 मंथ इज माई प्री वेयर 5 मंथ इज पोस्ट। तो आप क्या करोगे? इस 2 लाख का 7:5 में ही पैसा लोगे ना। ले लिया 7:5 में, तो जितना तुम यहां से ले रहे हो यानी इस पैसे से जितना भी डिविडेंड मिलेगा इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट फॉर यू, और इधर से जितना भी मिल रहा है इट्स अ रेवेन्यू प्रॉफिट फॉर यू।
बाकी जो 1 लाख बच गया वो तुम्हारा पड़ा है यहाँ पे 7:5 में, वो मेरा इसके साथ ऐड हो गया तो यहाँ आ गया। पर ईयर एंड में बैलेंस निकालना होगा, पीएल का बैलेंस तो कितना है, ईयर एंड में भी तो पीएल का बैलेंस रहेगा ना, कितना रहेगा 1,25,000 प्लस 3, 4,25,000 माइनस 2 लाख, 2,25,000, 2,25,000। हाँ तो ईयर एंड में बैलेंस शीट में कैसे आएगा, डिविडेंड जितना दे दिया प्रॉफिट वो तो हट जाएगा ना। अरे तुम्हारा 1 अप्रैल में सब्सिडियरी कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से समझना कि सब्सिडियरी कंपनी बोलता है मेरे पास ईयर के स्टार्टिंग में 1,25,000 का प्रॉफिट था, फिर पूरे साल भर में 3 लाख रुपए मैंने कमाया, तो मेरे पास कितना ईयर एंड में होना चाहिए, उसमें से 2 लाख का तो डिविडेंड दे दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना रहना चाहिए। करंट ईयर का प्रॉफिट से लिया। अभी दूसरा बताता हूँ, अभी दूसरा बताता हूँ। हम तो ये assume करेगा ना कि हम तो पे पोस्ट दोनों में से किसी एक से बढ़ा है प्रॉफिट को तो करेक्टली किसी एक से तो तब होता ना। अभी देखो यहाँ पे अभी वापस एक बार ऑब्जर्व कर लो कि इसमें कहाँ दिक्कत आ रहा है। इवन नोट डाउन करके रखना है तो करो ये पूरा का पूरा जैसे मैंने किया। पहले ये पार्ट नोट डाउन करो। कुल मिला के आज उनको लग रहा है कि 2 सिनेरियो और बन सकता है इस क्वेश्चन में, उसी में तुम लोग मेरा लगवा देगा। बोनस इशू तक जाने ही नहीं देगा हमको। बोनस दोनों अकाउंट्स मर्ज हो जाएगा ना अगला साल से, तो ये सब चैप्टर ही बचेगा, सिर्फ बेसिक चैप्टर हटा देगा तुम्हारा। जैसे कि कैश फ्लो उधर चला जाना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उधर चला जाएगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चला जाएगा, डिसोल्यूशन उधर चला जाएगा, फाउंडेशन सब्जेक्ट कम कर देगा सर, ये पूरा पक्का है क्यों हो गए एग्जिस्टिंग अच्छा बुक्स वापस हम लोग को लेना पड़ेगा। किसको? बुक्स तो मिलेगा। ए तुम लोग पास हो जाओ और फाइनल में चला जाओ, लेना नहीं वो नहीं बोल रहा है, सोचने की। हाँ मैं अभी भी देखो ये एप्लीकेबल होने से भी मेरे हिसाब से नवंबर अटेम्प्ट से एप्लीकेबल। And once you are registered for a CA intermediate student, the validity is 10 years. Lifetime validity नहीं है. But for final level lifetime validity है. देते रहो। इसमें तो 10 साल के बाद वापस री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको। मतलब आपको फाउंडेशन देना पड़ेगा? नहीं, इंटर का पूरा पैसा वापस देना पड़ेगा। अभी जितना तुमने इंटर में अभी कितना दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए? 600 उतना ही था क्या? ऐसे तो 18,000 हम लोग का डिस्काउंट है। हाँ बड़ा मजा ले रहा है नॉर्थ ईस्ट वाला लोग। तो 18,000 समथिंग वापस देना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट बोलता है 10 साल में इंटर नहीं पास हो सकता है, तो फिर समय आ चुका है। जो 10 साल क्या ही महाबेवकूफ और गधा होगा यदि 10 साल में भी इंटरमीडिएट पास नहीं कर सकता है तो। अभी कितना माथा खराब करेगा, अमेंडमेंट पूरा पेपर में 20 मार्क का आता है, उसके बाद 120 मार्क का पेपर है। तुम भाई अमेंडमेंट वाला पेपर में 45-50 तो लाओगे, 50% लाओ। हाँ
अभी जैसे हम लोग 2 साल का वो ऐसा स्टूडेंट पढ़ता ही नहीं होगा, 10 साल तक कौन सी इंटरमीडिएट देता रहेगा। एवरी 6 मंथ में एग्जामिनेशन फीस तो लग ही रहा है तुम्हारा। वो जानते हैं, वो 3 साल से ट्राई कर रही है और उनके शादी होता है। इंटर में इतना वो अप्रोच गलत है एक्चुअली, प्रॉब्लम उनका नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ में बहुत ज्यादा चीजों में जब इंडल्ज रहते ना, तो पढ़ाई में तो टाइम जाता है 20-30%, बाकी में 70, और दिखने में ऐसे लगता है कि वो 70% पढ़ाई में दिन भर जहाँ इधर उधर जाओ पढ़ाई का बात ये वो, ऐसे लगता है वो पूछो ही मत। लेकिन वो अप्रोच ही गलत है। यूज्ड टू बी वन ऑफ माय कजिन जिसका सीए इंटरमीडिएट का सेकंड ग्रुप नहीं निकला था। होशियारी होशियारी में क्या किया, फाइनल्स का कोचिंग भी स्टार्ट कर दिया, हाँ। और ऑलमोस्ट फाइनल्स का सारा 2-4 सब्जेक्ट तो खत्म ही कर लिया था कोचिंग कर करके। और वो ग्रुप 2 दिए ही जा रहे दिए ही जा रहे दिए जा रहे, फाइनल का एग्जाम ड्यू आ गया, ग्रुप 2 खत्म नहीं हुआ, एट द एंड ऑफ द डे सी हिट छोड़ दिया। तो इससे बड़ा बेवकूफी क्या होगा। अरे भाई तुम पहले एक चीज में फोकस करके एक लेवल को खत्म तो करो। उसका अपर लेवल में कौन है? इतना भी कॉन्फिडेंस अच्छा बात नहीं होता है। वही वाला चीज है, एक टाइम में एक चीज खत्म कर लो, फिर है टाइम, कोई बात नहीं, बाद में छोड़ देता वो ठीक है, छोड़ने का तो बोलना है एमबीए तब बोल रहा है। अरे एमबीए बेसिक कॉलेज से करने से तो क्या ही एमबीए कर रहे भाई तुम। बेसिक नहीं, उनको आईआईएम तक करना है, लेकिन आईएम, उनको पता है कि आईएम क्रैक करने के लिए क्या करना होता है। वो भी एक तरह से अपने आप से वनवास ही है। कैट का लेवल का पेपर को क्लियर करना, और आईआईएम में मतलब तुम टॉप 40-50 स्टूडेंट, कितना आईआईएम है इंडिया में? आईआईएम में सीटी कितना है टोटल? 600-700 सीट है क्या आईआईएम में? फिर थोड़ा सा नीचे करना। माइनॉरिटी का अकाउंटिंग होल्डिंग कंपनी क्यों नहीं कर रहा? माइनॉरिटी का तो माइनॉरिटी खुद करेगा, सब्सिडियरी कंपनी ने माइनॉरिटी को दे दिया डिविडेंड, अब उसका अकाउंटिंग होल्डिंग कंपनी क्यों करे? होल्डिंग कंपनी के खुद के पास जो पैसा आ रहा है वो उसकी अकाउंटिंग करेगा ना, थर्ड पर्सन के पास जो पैसा जा रहा है उसकी अकाउंटिंग करेगा। इसी सॉल्यूशन को तुम इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन देखेगा एक बार के लिए तो चक्कर आएगा कि चाहता क्या था, मतलब क्यों ऐसा 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 किया। जैसे हम थोड़ी में आंसर देते हैं एक तरफ से देखा जाए तो मुझे चाहता ही नहीं था कि मतलब बच्चा मुझसे लड़के तभी तो सारे डेटा लीक हो जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करो तो सारे इंस्टीट्यूट प्लीज सोचते हैं पैसा कहाँ से, इससे मेंबरशिप से चल जाता है। क्यों नहीं चलता? मेंबरशिप की स्टूडेंट फीस कम आता है क्या? हर लेवल पे तो फीस है। मेंबरशिप बनाते हैं मेरी जी, यहाँ पे एक तो है तो कितना ज्यादा, ऑल ओवर द इंडिया ऑलमोस्ट हर जगह ही है, हर बड़ा सिटी में, एवरी बिग सिटी है आईसीए का सेंटर। और
बहुत टाइम लिया। कहानी को आगे बढ़ाए क्या? पढ़ू? लिखता नहीं बच्चा आपसे। तो यहाँ कार्बन को कुछ लगा देना। आया क्लास में नहीं प्रश्न में होने की बोलता है तो और नहीं हम पहुंचने वाला है मैंने फिर भैया बोला कि मुस्कान पे नहीं आ रहा है और सब ऑनलाइन कर लेता है तो रास्ता में मेरा मैसेज देने में मैसेज तो जाए नहीं जाके देखते हैं फिर भैया बोलते हैं हमें तो आठ ही साल देते हैं मैंने से जब नहीं में बोला अब देखो फिर से सोचते हैं और एक सिनेरियो। 1 जनवरी 11, 31 दिसंबर 11, इधर में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना था? 1,25,000। पूरा साल भर में हमने कमाया 3 लाख रुपए, ठीक है, जिसमें से 31 जुलाई, ठीक है, ये प्री और ये पोस्ट। प्री पीरियड में प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा? एक पिक्चर कुछ निकाला था ना तुमने? 1,75,000 और इधर 125, ठीक है। नाउ अज्यूम डिविडेंड कितना देना है यहाँ? डिविडेंड ₹2 लाख। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन हमें क्या पता करना होता है? नेटवर्थ, शेयर कैपिटल कितना, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, 1,25,000 प्लस 1,75,000 एंड अज्यूम कर रहे हैं सारा का सारा डिविडेंड हम यहीं से दे रहे हैं, तो कितना बच गया? हम लोग भी प्री एक्विजिशन वाला कर रहे हैं। यस, assumed dividend is given out of pre-acquisition profit, ठीक है। तो 2 लाख का डिविडेंड है, सारा प्री अलग से ही दे रहा है हम लोग, तो अलग अलग करना ही नहीं है, सीधा होल्डिंग एंड माइनॉरिटी के पास जाएगा। होल्डिंग को कितना मिलेगा? 1,20, इसको 80। जब पूरा ही प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है तो ये क्या हो गया? इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? यस, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकालेंगे अपन? शेयर कैपिटल मिलेगा उसको कितना, कितना था? 3 लाख। एंड रिजर्व एंड सरप्लस में कितना मिलेगा? 60,000। 3,60,000 माइनस नेट इन्वेस्टमेंट 4,80,000 माइनस 1,20,000। बहुत इजी था तो और क्या था? आपको बोला ऐसे आपको हमेशा होता नहीं कि सेम क्या होता नहीं? फिगर्स यदि कुछ उस टाइप का बना फ्रेम ही किया गया है तो वो सेम निकल ही रहा है ना। हाँ, क्या चीज? अब यहाँ पे देखो पोस्ट वाला प्रॉफिट यूज करते, ये तो एक तरीका समझ में आया, इसमें डाउट है क्या? assumed
dividend is first utilized, dividend amount होगा, ठीक है, dividend amount is first utilized from post acquisition profit and balance from प्री एक्विजिशन। अरे क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन में तो है ही नहीं ना उतना पैसा, यही सिनेरियो बन सकता है। अभी तुमने ऊपर देखा कि पोस्ट में है 1,25,000, तो डिविडेंड अमाउंट कितना, डिविडेंड देना है अपने को कितना, जिसमें से पोस्ट एक्विजिशन से कितना ले सकते हैं अपन, तो बाकी 75,000 कहां से लेना पड़ेगा, प्री एक्विजिशन से लेंगे 75,000 रुपए, ऐसा ही होगा। ये होल्डिंग माइनॉरिटी कितना होगा, 75,000 ये होगा। ये रेवेन्यू प्रॉफिट है और ये कैपिटल प्रॉफिट है तुम्हारा, क्लियर है। तो मैं यहाँ साइड में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, शेयर कैपिटल कितना 3 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 1,25,000 था प्लस 1,75,000 माइनस कितना यूज कर लिया 75,000, तो 2,25,000 का 60%, $4,35,000 माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। मिनमय समझ में आ रहा है? हाँ भैया। 4,80,000 का ग्रॉस था। कैपिटल प्रॉफिट कितना है? 40। कुछ भी कर लो, कैसा भी सिनेरियो बना लो, और सिनेरियो नहीं बन सकता, और सिनेरियो पॉसिबल नहीं है। हाँ बना सकते हो अपना ही होशियारी करके, 40% यहाँ से लेगा, 60% यहाँ से लेगा, इसमें से सिर्फ 20% लेगा, 80% वहां से लेगा, फिर तो एंडलेस है, फिर फालतू की बातें हो गई। नहीं, लास्ट वाला प्रॉफिट तो सब्सिडियरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन मुझे होल्डिंग के बुक्स में कितना कैपिटल प्रॉफिट दिखाना है, कितना रेवेन्यू दिखाना है, उसके लिए तो अलग अलग दिखाना निकालना ही पड़ेगा। सब्सिडियरी को तो कोई टेंशन नहीं है, वो जब इंडिविजुअल अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगी वो तो डायरेक्ट बता देगी कि मैंने डिविडेंड दिया है, मेरा क्लोजिंग बैलेंस पीएल का इतना है। बट जब कंसोलिडेशन बनाएंगे तब प्रॉब्लम हो जाएगा ना, कि होल्डिंग को जो मिला है डिविडेंड, होल्डिंग उसको कैपिटल प्रॉफिट मान रही है या रेवेन्यू प्रॉफिट मान रही है, तब तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स हिल जाएगा ना, उसके लिए तुमको निकालना पड़ता है। नॉप्स एग्जामिनेशन का क्वेश्चन ही नहीं आता एग्जाम में। अरे इससे पॉइंट आएगा ना,
हाँ कौन सा पॉइंट? दोनों केस में 60,000 और 135,000। इसमें नहीं समझा। इसमें देखो तुम्हारे पास एजम्पशन क्या है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड दिया है तो तुम्हारे पास रिजर्व एंड सरप्लस स्टार्टिंग में कितना था, फिर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हुआ तुमको। अब यदि पूरा का पूरा तुम यहां से दे देगा तो 2 लाख गया, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस भी तो होगा तुम्हारा डिविडेंड देने से, जितना बचा उसका 60%। समझा? सेम चीज यहाँ पे भी किया था, 125 था, फिर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मेरा 175 है, उसमें से अभी हम डिविडेंड के लिए कितना यूज कर रहे हैं प्री एक्विजिशन से, सिर्फ 75, तो उतना रिजर्व एंड सरप्लस माइनस कर दिया, बचा हुआ जो भी था 60% बांट दिया। किसमें? दिस इज द रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। तो सब्सिडियरी कंपनी तो पूरा का पूरा 2 लाख रुपए का डिविडेंड दे रही है ना, डिविडेंड तो 2 लाख का ही जा रहा है, ये पैसा अलग है, ये है तुम्हारा होल्डिंग का हिस्सा। एंड दिस इज द कंप्लीट सब्सिडियरी कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस, कि जहां पे तुम्हारे पास 125 था, 175 और अर्न किया और उसमें से 2 लाख का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सब्सिडियरी कंपनी के पास ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस बच गया तुम्हारा 1 लाख रुपए। उस 1 लाख का 60% मिल जाएगा तुमको होल्डिंग कंपनी को और 40% जाएगा माइनॉरिटी के पास में, ये वो है। तो ये तो सब्सिडियरी कंपनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एजम्पशन क्या है कि पहले पोस्ट यूज कर रहा है तो 2 लाख रुपए चाहिए डिविडेंड देने के लिए, पोस्ट में 125 था वो पूरा यूज कर लिया, शॉर्टफॉल कितना, तो उतना ही ले रहे हैं हम प्री एक्विजिशन से। कहाँ पे नेटवर्थ? अरे तो ये तो हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हैं ना, और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कब निकालते हैं? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तुमको कंफ्यूजन क्यों हो रहा है पता है? इन दोनों केस में मैंने नेटवर्थ नहीं निकाला, यहाँ पे, यहाँ तो निकाल दिया था, यहाँ नेटवर्थ कितना आया, 6 लाख आया ना ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। सिमिलरली इस एजम्पशन में मैं तुमको ड्रॉ करके दिखाऊं, 1 जनवरी 11, 31 दिसंबर 11, इस दिन का वैल्यू चाहिए ना नेटवर्थ। इस दिन सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, 5 लाख, और अब इस दिन का रिजर्व एंड सरप्लस चाहिए। इधर पीएल का बैलेंस 125 है सब्सिडियरी कंपनी का, इस पीरियड में 1,75,000, और इस पीरियड का कितना आया था, 1,25,000। अभी से 1,75 में से अभी हमने यूज किया है कितना, तो बचा कितना, तो इधर कितना हो गया, 2,25,000 ही बचा ना रिजर्व एंड सरप्लस, तो कितना हुआ, 7,25,000। किसी का तो 60% होल्डिंग और 40% माइनॉरिटी को जाएगा ना, 725 का 60% 4,35,000, ये रहा 435। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, बस ये चीज था, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन को नहीं तोड़ सकता मैं। हर एक इंफॉर्मेशन ब्रेक किया है, आप पूरा नोट डाउन करना, जितना स्टार्टिंग से लगे पूरा नोट डाउन किए, ये करना है ना। एंड assumptions को अच्छे से, मतलब देखो यहाँ पे एज्यूम था, एक assumption लिया और एक assumption लिया यहाँ, अब मेरा जैसे हम क्या किया, हाँ हम क्या किया, पहले 3 लाख होता ना, हाँ उसको हम 7 मंथ्स और उसमें 5 मंथ्स, 175 125 हो गया,
फिर जो 1,20,000 ऑफ 2 लाख जो हमको होल्डिंग को मिलना चाहिए, हम क्या मल्टीप्लाई किया 175 क्यों करेगा? 175 डिवाइडेड बाय 6। हाँ तो क्यों करेगा? तो प्रोपोर्शन निकालना कि मतलब 7 महीना में 1,20,000 का कितना होगा? तो मेरा 70,000 आया। तो बात तो एक ही है, बात तो एक ही कर रहे तुम। मतलब सही है। हाँ सही है, और वो बाकी का है 50। वही तो इंस्टीट्यूट करता है। जितना ही हाँ मतलब नहीं, वही है। तुम भी एट द एंड ऑफ द डे प्रोपोर्शन ही कर रहे हैं इन द रेशियो 7:5। हाँ सो इतना आप नोट डाउन करो, यहाँ से था ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब तुम देखो, फोकस लाओ, कल ही सोएगा। From the following balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited, drawn upon at 31st of March 2011, prepare a consolidated balance sheet as a debt date having regard to the following. इन सब पॉइंट को कंसीडर करना है। बोलता है रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड stood at 25,000 and 15,000 respectively on the date of acquisition of its 80% shares by H Limited on 1st of April 2010. Okay, यानी परसेंटेज ऑफ कंट्रोल की बातें करूं तो होल्डिंग के पास 80% है, माइनॉरिटी के पास 20% है। डेट ऑफ कंट्रोल है 1 अप्रैल 2010। उस दिन मुझे नेटवर्थ पता करना है, राइट? तो उस दिन का रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है? नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड, क्लियर है? शेयर कैपिटल एस लिमिटेड एज ऑन 1/4/2010 डेट ऑफ एक्विजिशन, या फिर एस लिमिटेड on the date of acquisition। शेयर कैपिटल कितना? 1 लाख, रिजर्व्स 25,000, प्रॉफिट 15,000, क्लियर है? इतना तो बोला हुआ है क्वेश्चन। आगे देखते हैं। मशीनरी जिसका बुक वैल्यू था 1 लाख, फर्नीचर जिसका बुक वैल्यू था इतना, ऑफ एस लिमिटेड वर रीवैल्यूएटेड दिस एंड दिस ऑन 1st of April। तो मेरा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा। 1 लाख का मशीन को उसी दिन हमने रीवैल्यू कर दिया 150, तो 50,000 का प्रॉफिट, और 20,000 का मशीनरी फर्नीचर को हमने क्या बना दिया 15,000, तो 5,000 का लॉस। तो नेट प्रॉफिट फ्रॉम रीवैल्यूएशन कितना? क्लियर है? तो उस दिन का नेटवर्थ कितना है? 1 लाख प्लस 25 प्लस 15 प्लस 45, 1,85,000। ये क्लियर है? जगह कहाँ है? जगह कहाँ है? कहाँ है जगह? 1,85,000 में होल्डिंग और माइनॉरिटी में बटेगा। 1,85,000 का 80% 148, और इधर 37। ये चीज क्लियर है? हाँ, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल सकता हूं मैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इन्वेस्टमेंट कितना किया है? ये कहां से मिले भैया? ये तो कहीं ऊपर वाला पॉइंट में नहीं दिया हुआ।
बैलेंस शीट में देखो, होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट नॉन करंट एसेट्स के अंदर में अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है। उसका नोट नंबर 4, ये 6 लाख आया कहां से? इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। ये क्या, ये वाला है, ये वाला नीचे 1,60,000, 1,60,000 इन्वेस्ट किया हुआ है फॉर 800 शेयर्स एट द रेट 200 ईच। तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया 1,60,000 और एक्विजिशन में कितना मिला? तो 12,000 क्या हो गया? गुडविल। यहां तक क्लियर है? डेट ऑफ एक्विजिशन का काम तो हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 में अभी भी बहुत कुछ कहानी है। क्या बोल रहा है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ मशीनरी 10% था और फर्नीचर 15% था। अब सिर्फ मशीनरी और फर्नीचर के पॉइंट को ही समझना है। 1 अप्रैल 2010 मशीनरी फर्नीचर, मशीनरी का वैल्यू था 1 लाख और फर्नीचर का 20,000 ये था। अब 31 मार्च 11 मशीनरी का वैल्यू कितना है और फर्नीचर का वैल्यू ये है। ये 90 कैसे आया होगा? 10% डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही हुआ होगा ना। और वही तो क्वेश्चन बोल रहा है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 10% और 15%। तो 1 लाख में 10% माइनस कर दिया तो बन गया 90,000 और 20,000 में 15% माइनस कर दिया तो हो गया 17,000। लेकिन अब हमने इसको कितने से बढ़ा दिया? 50,000 कर दिया ना इंक्रीज, और फर्नीचर 5,000 कम कर दिया। तो मशीनरी के ऊपर शॉर्ट डेप्रिसिएशन हो गया। शॉर्ट डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना? 50,000 का 10%, 5,000। ईयर के बिगिनिंग में यदि 50,000 इंक्रीज करोगे, यहाँ 50,000 इंक्रीज करोगे तो पूरे साल भर का 5,000 का डेप्रिसिएशन तो करना पड़ेगा ना। एक लाख पे तो नॉर्मल बुक वैल्यू था, उस पे तो डेप्रिसिएशन करके ही तो 90,000 पहुंचा ईयर एंड में। अब बोल रहे हैं कि रीवैल्यू करो, तो रीवैल्यू करने से 1 लाख वाला पार्ट पे तो करेक्ट डेप्रिसिएशन हुआ है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उस पे तो डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा ना। मृण्मय ये पॉइंट क्लियर है? हाँ भैया। तो 5,000 ये आएगा। और फर्नीचर में 20,000 पे हमने डेप्रिशिएट किया, बट फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना कितने से था? 15,000 का वैल्यू पे करना 15,000। था। तो 5,000 पे एक्सेस डेप्रिसिएशन है। एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना? 750। 750। ये एक्सेस है। तो नेट डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है? कितना चार्ज करना है? क्लियर है? What is our current year profit? सब्सिडियरी कंपनी का ईयर का स्टार्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना था? 15 नहीं, कितना था? ईएल हाँ, का 15,000। 1 अप्रैल को कितना था? 1 अप्रैल 2010 कितना था? दिया हुआ है ना? 15,000। 15,000। ईयर एंड में बैलेंस कितना है? ईयर एंड में है 25,000। कहाँ गया? और उधर ही है। 25,000 है ईयर एंड में सब्सिडियरी कंपनी का। ईयर के बिगिनिंग में आपका वैल्यू था 15 और 31 मार्च को है करंट ईयर प्रॉफिट कितना हुआ? 10।
10,000 है एंड दिस इज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट है, लेकिन इसमें अभी तक डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है और 4250 माइनस शॉर्ट डेप्रिसिएशन 4250, क्लियर है? तो रेवेन्यू प्रॉफिट कितना रहा? 5750। ये रेवेन्यू प्रॉफिट है ना? नेट रेवेन्यू प्रॉफिट फॉर द ईयर ये 2 में जाएगा। होल्डिंग माइनॉरिटी 4600, 1150। तो माइनॉरिटी को देखो अभी मिला 1150, पहले कितना मिला था? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? पहले मतलब ये मिला था ना? ओके, ऐसे नहीं आ रहा तुम लोग को, ठीक है भाई, पेपर पे ही कर देता हूँ फिर। 1st of April 2010, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है अपना? 1st of April 2010। ये एस लिमिटेड का डेटा के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? इस दिन एक एक डेटा जो दिया हुआ है वो मुझे बोलो। पीएल का बैलेंस कितना? रिजर्व्स का बैलेंस 25,000, ठीक है? कैपिटल बैलेंस यहां तक क्लियर है? मशीन फर्नीचर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ईयर एंड का बैलेंस मशीन फर्नीचर ये है। आप लोगों ने मुझे बताया एच लिमिटेड के पास है 80, माइनॉरिटी के पास 20, ये सिचुएशन है, ठीक है? अभी अभी क्वेश्चन बोल रहा है रीवैल्यूएशन करो, तो रीवैल्यूएशन करने से मुझे एक रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा इधर, कैसे आएगा? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा, क्लियर है यहाँ पे? तो नेटवर्थ कितना निकाला तुम लोगों ने? कितना आ गया? इसमें डाउट?
शेयर नेटवर्क कितना? नेट इन्वेस्टमेंट ठीक है, माइनॉरिटी होल्डिंग निकालना है। माइनॉरिटी को शेयर कैपिटल में मिलेगा 1 लाख का 20%। ओपनिंग और क्लोजिंग में सेम ही है, तो उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। 1 लाख का 20% कितना? भैया बैलेंस शीट अभी बनाना है क्या? हाँ, बैलेंस शीट पहले समझ लो, फिगर सारा निकल जाएगा तो फिर बैलेंस शीट बना लेना बाद में, ठीक है। अच्छा। टास्क रखना अपने पास। तो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब देखो क्या बोला, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस, दो चीज मिलता है ना उसको। प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस का हिस्सा मिलेगा उसको। कितना था प्री एक्विजिशन में? 15, 25, 45, यह है प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस। हेलो, ठीक है, अभी तक तो हम इंस्टीट्यूट में ही है। बोलो आगे बोलो। नहीं 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 होगा। 10-15 मिनट। ठीक है, कितना आया? ये क्लियर है? अब क्या मिलता है उसको? पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस। इस पीरियड में प्रॉफिट फॉर द ईयर है कितना? 15,000 से 25,000 तो पीएल का बैलेंस हो गया, तो 10,000 तो वो बड़ा है मेरा। रिजर्व्स 25,000 से 75,000 हुआ है, तो 50,000 ये बड़ा कहां से? ये भी तो कमाया ही होगा करंट ईयर में। 60,000। लेकिन अभी अभी हमने देखा था माइनस एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन, ऐसा लिख सकता हूं ना? नहीं तो रुको और इजी कर देता हूं तुम लोग के लिए। स्टार्ट है जा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? माइनस एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन। कितना वैल्यू निकाला था? 4250। फोर टू फाइव जीरो। तो कितना बचेगा रिजर्व एंड सरप्लस क्लोजिंग? ये है ना? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पोस्ट एक्विजिशन में क्या हुआ कि 10,000 कमाया, 50,000 कमाया, माइनस 4250
उसका 20% माइनॉरिटी को मिलेगा। 11 माइनॉरिटी को तो दोनों चीज ही मिलेगा। पूरे साल भर कंपनी के पास क्या क्या था। उसके बाद में एच लिमिटेड क्लोजिंग बैलेंस of reserves and surplus of H Limited। H Limited का खुद का बुक्स में क्या क्या है? जनरल रिजर्व है 2 लाख का, प्रॉफिट एंड लॉस है 1 लाख का। जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख का, प्लस शेयर फ्रॉम एस लिमिटेड भी तो मिलेगा उसको, रेवेन्यू प्रॉफिट्स का। और रेवेन्यू प्रॉफिट्स अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 55,750, राइट। 55,750 का 80%, क्या सच में क्वेश्चन पूरा ब्रेक हो गया? अभी नहीं, हल्का सा चीज पेंडिंग है। बोलो क्या पेंडिंग है? माइनस, इधर से माइनस करेंगे अपन, कितना निकाला था? 5,000, और इसमें वापस प्लस करेंगे 750, क्योंकि डेप्रिशिएट हुआ है ना मशीन को, तो 10% और डेप्रिशिएट करना है। 1.5 लाख का मशीन हो चुका था मेरा। शॉर्ट डेप्रिसिएशन था ना, एक्सेस डेप्रिसिएशन। आपने फर्नीचर को डेप्रिशिएट किया एज पर 20,000, बट रीवैल्यूएशन के हिसाब से आपका फर्नीचर का वैल्यू कितना है, तो उतना ही डेप्रिशिएट होना चाहिए था। ज्यादा हो रखा था, जितना से ज्यादा हो रखा है उतना वापस एड बैक कर दोगे। अब देखो इसका इम्पैक्ट जब बैलेंस शीट बनेगा तो कैसे कैसे आएगा, फिर आराम से उतारना। मेरे को ये सारा फिगर्स भी चाहिए सामने, अब मैं क्या करूं? What should I do? इतना तो पता है ना। अब देखो जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है, ईयर एंड में अपने को बैलेंस शीट भी बनाना है। शेयर कैपिटल एज इट इज रहेगा, इसका इतना ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा। देखो यहाँ से बताता हूँ मैं, यहाँ से बताओ। शेयर कैपिटल उतना ही रहेगा। रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस अभी हमने निकाला था, कितना हो जाएगा? 344
600, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये दोनों प्लस होगा, लेकिन इस 1,07,000 में एडजस्टमेंट है। ये 1,07,000 में क्या एडजस्टमेंट था कि 90,000 प्लस 17,000 माइनस 5,000 प्लस 750, ये हो जाएगा आपका 102750। ठीक है, ये हट जाएगा। नहीं, ये पूरा नहीं हटेगा। इसमें क्या हटेगा पता है? ये हट जाएगा, तो सिर्फ 4,40,000 रहेगा। ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक गुडविल बोल के आएगा ना, एक गुडविल आ जाएगा मेरे पास यहाँ 12,000 का, और बाकी बैलेंस शीट एज इट इज रहेगा। इससे ज्यादा बैलेंस शीट में इंपैक्ट नहीं होगा। देखो, शेयर कैपिटल 6 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस इतना, माइनॉरिटी एक अलग से आ गया 48,150। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखना था माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सपोज मैं लिख दूं, कितना होगा 48, जो हमने कैलकुलेट किया था वो आ गया, तो माइनॉरिटी आ गया तुम्हारा। ट्रेड पेबल्स दोनों को प्लस कर देगा तो 2,07,000। देखो, दोनों को प्लस किया, 1,50,000 प्लस 57, तो 2,07,000। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दोनों को प्लस करके वो एडजस्टमेंट करोगे तो ये आ गया। क्लियर है? उसके बाद में इंटेंजिबल एसेट्स बोल के गुडविल 12,000 का, अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में दोनों को ऐड करके, ये दोनों को ऐड करना है बस। उसके बाद कुछ नहीं है, फिर प्लस प्लस करना रहता है। मेन काम तो ये था, बेसिक वर्किंग नोट जो आपको बनाना था। हाँ, एच लिमिट, हाँ, वो अलग अलग करके करना पड़ेगा। बैलेंस शीट ट्राई करोगे क्या, मतलब घर पे बैलेंस शीट बना पाओगे? हाँ भैया। देख लो, आधा पेज में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था ये। बस इसको मैंने इधर इधर ऐसे लिखा, एक के नीचे एक लिख लेता तो वर्किंग नोट बन गया था मेरा। हम भी फिगर्स को ही उठाया, बट तुम लोग बड़ा गंदा तरीके से लिखता है। एग्जाम में टाइम नहीं बचे तो ये वर्किंग नोट मोर देन एनफ है, फिर तो बैलेंस शीट और नोट्स में अकाउंट बनाना है। हर चीज को हेडिंग दिया ना मैंने, कहा क्या वर्किंग नोट में भी मैं बना रहा हूँ, रफ में तो दिया ना, कौन सा फिगर कहाँ से आया। एक्चुअली जितना इजीनेस आप चेकर के लिए करोगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। चेकर को नहीं पसंद कि वो बार बार कॉपी देके और मार्क्स देता जाए। यदि तुम सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दो, यदि मैंने सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी या नहीं दी, कहाँ से क्या प्लस कर रहा हूँ, क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सब कुछ लिखा या नहीं लिखा हमने, इसको बाइफिकेशन किया या नहीं किया, हर चीज बाइफिकेट कर दो। इधर भी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कैसे आया, किया ना अच्छे से। डायरेक्ट रीवैल्यूएशन लिख दोगे 45, भाई क्या प्लस किया क्या माइनस किया, पीछे वाला से पूछ के लिख दिया क्या 45,000, कैसे पता चलेगा उसको। इस तरीके से करना, ठीक है। That's all for today. Thank you.